हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने MSO 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो है सैम्पलिंग। आप लोग जो भी टॉपिक सेंड कर रहे हो डाउट की तरह या टॉपिक कराने के लिए आप लोग बोल रहे हो, मैं सारे मेंशन कर रही हूँ अपने पास और धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। डो नॉट वरी अबाउट दैट। अभी मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ, आप लोग मॉर्निंग में इसको देख लेंगे सारी वीडियोज़ को, जो भी वीडियोज़ हैं। बाकी कल का भी पूरा दिन है, मॉर्निंग में भी काफ़ी वीडियोज़ हम लोग कवर करके अपने कंसेप्ट को कवर करेंगे। PDF मैं मॉर्निंग में ही आप लोगों को टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी। अभी जस्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि कंटेंट आप तक पहुँच जाए, मॉर्निंग में आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक स्टडी कर पाएँ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की हम बात करते हैं। देखो क्या है, सैम्पल वर्ड से आप लोग सब फेमिलियर हो कि सैम्पल एक्चुअली में होता क्या है, राइट। जब हम बात करें सैंपल की, तो सैंपल मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मेन चीज़ में से कुछ सैंपल ले लेना। जैसे आप माइंड में रखो, जब भी हम लोग कपड़ा परचेज, कपड़ा मतलब ये नॉर्मल कपड़े नहीं जो हम वियर कर रहे हैं, हम लोग बड़ा जैसे बोलते हैं ना, थान में से कपड़ा ले रहे हैं, होलसेल में से फुल कपड़ा लेने जाते हैं। तो जनरली आपको क्या करते हैं शॉपकीपर ना, एक बुकलेट टाइप कुछ होती है, उसमें साइड में उन्होंने हल्का सा कपड़ा फाड़ के स्टेपल कर रखा होता है, ठीक है। तो वो कपड़ा वहाँ से आपको वो कपड़े की वैरायटी दिखाते हैं। तो वो क्या होता है, वो ये बोलते हैं कि सैंपल है ये, ठीक है। या फिर कई बार होता है तो वो कहते हैं सैंपल का पीस है। तो व्हाट इज दैट सैंपल मीन? सैंपल मतलब वो चीज़ सिर्फ हमने दिखाने और शो करने के लिए रखी है कि उसको देख के आपको आइडिया लग सके कि बाकी चीज़ें इन टोटालिटी में कैसी होंगी। हम सारी चीज़ें आपके सामने ला के नहीं रख रहे हैं, बट हमने एक सैंपल रख दिया जिससे आपको आइडिया हो जाएगा बाकी की सारी चीज़ें कैसी होंगी। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि सैंपल जो होता है वो बाकी जितनी भी इन टोटालिटी वाली बात होती है उन सबको रिप्रेजेंट करता है। और हम टोटल चीज़ में से कोई पर्टिकुलर पीस, कोई पर्टिकुलर पर्सन, कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अलग से एज अ सैंपल जो है वो निकाल लेते हैं। तो यही जो प्रोसेस होता है वो सैम्पलिंग कहलाता है। क्लियर? A sample is a subset of the population being studied। जो पॉपुलेशन, जो भी पूरा एज अ होल आपको स्टडी करना है जिसको भी, उसका एक सबसेट है। और ये रिप्रेजेंट करता है उस लार्जर पॉपुलेशन को, उन बहुत सारे लोगों को। क्योंकि सब पे तो मैंने स्टडी नहीं की, मैंने कुछ लोगों को एज अ सैम्पल वहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि ठीक है, मेरे को जो भी डेटा कलेक्ट करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं इन पर्टिकुलर लोगों से ले लूँगी। एंड इट इज़ यूज टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट दैट पॉपुलेशन। और फिर आप उस बेसिस पे उस पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस यानी रिजल्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। अब ये चीज़ हमने देखी, अब आगे देखते हैं सैम्पलिंग क्या है। सैम्पल हमें समझ में आ गया क्या है। सैम्पल, जो सैम्पलिंग है, एक एक्ट है, एक प्रोसेस है और टेक्निक है जिसमें आप रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर रहे हो। सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ, क्यों कर रहे हो, ताकि आप डिटरमाइन कर सको कुछ पैरामीटर्स पूरी पॉपुलेशन के। लाइक समटाइम देखो क्या होता है, कुछ एक क्लासरूम अपने माइंड में इमेजिन करो। मुझे कुछ भी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है। व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगी, या तो मैं बोलूँगी जो आगे बेंच पे बच्चे बैठे, मैं बोलूँगी ये दो बच्चे आ जाए, मैं इनसे पूछ लूँगी। या मैं लास्ट से दो बच्चों को बुला लूँगी रैंडमली ऐसे कि आप आ जाइए। तो मैंने क्या करा, पूरी क्लास से रिलेटेड। या फिर मैंने कहा कौन बच्चा रैंक होल्डर्स है, रैंक होल्डर्स आ जाइए। तो इस तरीके से मैंने पूरी क्लास से कोई भी बात ना पूछ के, इन्फॉर्मेशन ना लेके, मैंने कुछ सिलेक्टेड जो स्टूडेंट थे उनको क्या करा, बुलाया अपने पास। अब किस बेसिस पे बुलाते हैं, कैसे सैम्पलिंग होती है, वो भी देखेंगे मेथड्स में। बट मैंने उन्हें बुलाया और उनसे इन्फॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट करी। तो ये जो प्रोसेस हो जाता है ये क्या कहलाता है, सैम्पलिंग कहलाता है। अब सैम्पलिंग के बारे में जो भी आ सकता है हम डिटेल में देख रहे हैं, हम पूरा चैप्टर कर रहे हैं, जो भी आएगा इन्हीं में से कुछ ना कुछ चीज़ें बनेंगी। अब बात होती है डेटा कलेक्शन की। तो देखो, डेटा कलेक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक डेटा कलेक्शन का मेथड होता है सेंसस मेथड और एक होता है सैंपल मेथड, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सैम्पलिंग। सेंसस मेथड क्या होता है आपको पता है, हर 10 साल बाद 11वें ईयर में क्या होती है, सेंसस होती है, जनगणना होती है। सेंसस मीन्स व्हाट, जनगणना होती है, राइट। तो यहाँ पे जब जनगणना हो रही है हर 11th ईयर में, लाइक 2011 में हुई, अब हमें 2021 में देखने को मिलेगी सेंसस। तो ये जो चीज़ होती है, यहाँ पे आप किसी को छोड़ते नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक घर में 5 लोग हैं तो हम 5 में सिर्फ 2 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे, नहीं। सेंसस मेथड में हम जितने भी लोग होते हैं अवेलेबल, उन सबके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, वेदर कोई एक न्यूबॉर्न बेबी ही क्यों ना हो। तो सेंसस में डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द मेंबर्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब जितने भी लोग आप कलेक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स मतलब ये मत समझना पूरी गैलेक्सी हो, पूरा आपका सारा सिस्टम, नहीं। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स मतलब यहाँ पे इन टोटल जितने भी लोगों पे आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। वहीं सैंपल में हम क्या करते हैं, उस पूरे यूनिवर्स में से, सपोज ये इतने सारे यहाँ पे लोग हैं, इन सब के बारे में स्टडी करनी है, इनमें से मैंने कुछ पर्टिकुलर सैंपल अलग से बाहर सेलेक्ट कर लिए कि मैं इन 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 पर्सन से ही इंफॉर्मेशन और डेटा गैदर करूंगी। तो ये दो मेथड थे, हम यहाँ पे सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आता है ना, वाई सैम्पलिंग, वाई नॉट सेंसस।
कई बार हम सैम्पलिंग जो चूज कर रहे हैं, तो वाई वी आर चूजिंग द सैम्पलिंग मेथड ओवर द सेंसस। देखो सिंपल सी बात है, सेंसस में आपको ये एक पर्टिकुलर यहाँ पे है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत सारे लोग हैं, तो सेंसस में तो आपको सबकी स्टडी करनी है, राइट। सैंपल में हम कुछ सिलेक्टेड लोग निकाल सकते हैं कि हाँ कुछ बेसिस होता है, ऐसे ही नहीं निकाल लेते, कई बार बेसिस होता है भी, मेथड्स में देख लेंगे वो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सैंपल के केस में होता क्या है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की स्टडी करना हर बार डेटा कलेक्शन के लिए और हर इन्फॉर्मेशन के लिए क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है। आप खुद देखो सेंसस ही कितने टाइम बाद, 10 साल बाद हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है एवरी ईयर कर रहे हो या 4-4 5-5 साल के गैप पे कर रहे हो। तो थोड़ा सा ये चीज़ है कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तब भी हम सेंसस मेथड जो है सैम्पल मेथड प्रेफर करते हैं, सेंसस मेथड यूज़ नहीं करते। प्लस सैम्पल मेथड जो होता है अगर कंपैरेटिवली देखो तो ये कम मतलब कम जो है वो लोग लोगे आप इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये कंपैरेटिवली सस्ता पड़ जाता है और कम एफर्ट मांगता है। वहीं इसमें देखो सबके बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है, घर घर जा जाके इन्फॉर्मेशन पूछोगे, जो पर्सन अपॉइंट करोगे उसका खर्चा, पेपर वर्क का खर्चा, तो बहुत खर्चा होता है इस चीज़ में। पॉपुलेशन जो है वो डायनेमिक है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, तो एक बार पूरा काउंट करा फिर दोबारा बाद में जो है दोबारा काउंट करोगे तो प्रॉब्लमेटिक रहती है चीज़ें। अब यहाँ पे है नॉट नेसेसरी टू स्टडी होल यूनिवर्स, जब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो तो मत करो ना, फिर आप सेंसस फॉलो। ऐसे केस में भी हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सैम्पल मेथड। टाइम कंस्ट्रेंट, जब जल्दी में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल अगेन क्लासरूम का सीन एग्जांपल करते हैं, मुझे एक क्लास के बारे में बहुत जल्दी में इन्फॉर्मेशन जाननी थी, मैं फटाफट से आई, आगे 2 बच्चे बैठते हैं उनको उठा के ले गई और उनसे पूछ के अपनी कोई एक रिपोर्ट जो क्लास के बारे में प्रिपेयर करनी थी वो कर ली। वहीं अगर टाइम होता तो ठीक है, एक एक बच्चे से पूछ लेते और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस प्रिपेयर कर लेते, तो वो सेंसस मेथड हो जाता। लेकिन जब सिर्फ 2-3-4 सेलेक्टेड बच्चों से बात कर ली तो वो कौन सा मेथड हो गया, सैम्पल मेथड। तो ये हमें समझ में आया वाई वी चूज सैम्पलिंग ओवर द सेंसस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि सैम्पलिंग मेथड कितने तरीके के होते हैं। देखो प्रॉपर्ली प्रेजेंट करा है, ये लिखने में टाइम लगता है, दैट्स वाई वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड। और अब ये सब के बाद भी आप एग्जाम में नहीं याद करके जाओगे तो फिर गड़बड़ है, फिर आप ये नहीं कह सकते हम लिख नहीं पाए, शीट्स नहीं भर पाए। सो ये चीज़ थोड़ा सा डेटा पॉइंट्स तो याद रखो। सैम्पलिंग मेथड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा आवाज स्लो है, आई होप क्लियर आ रही हो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट टाइप है, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पल। नॉन प्रोबेबिलिटी में पर्पसिव या जजमेंटल, स्नोबॉल एंड कोटा। नाउ द थिंग इज होते क्या है, देखो जब हम बात करें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ना, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता ये है जितने भी लोगों की आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उन सबका इक्वल चांस होता है कि उन जो है वो सेलेक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल ये पर्टिकुलर क्रिएट करते हैं, एक रूम है या क्लास है या जिस पे भी हमें स्टडी करना है, ये यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो भी मेथड है यहाँ पे सबका इक्वल चांस है कि इनमें से कोई भी एज अ सैंपल सेलेक्ट हो सकता है। क्लियर, जब सबको इक्वल चांस है, सबका इक्वल चांस है, सबको मौका मिल सकता है, कोई भी आ सकता है, तो हम प्रोबेबिलिटी सैंपल को कहते हैं कि यहाँ पे बायसनेस यानी भेदभाव जो है वो नहीं होते। तो क्या है ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल हैं पॉपुलेशन में सबका इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का, प्लस यहाँ पे सोशल बायसनेस, बायस का मतलब क्या होता है, भेदभाव। यहाँ पे हमें जो भेदभाव है वो जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि जब सबका बराबर चांस है तो आप क्या भेदभाव करोगे, किसको प्रेफरेंस दोगे, वो चीज़ नहीं हो पाती है। अब इसमें पहला टाइप है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग देखो बचपन में आप गेम खेलते होगे ना, पर्ची डाल के पर्ची निकाल के हम सेलेक्ट कर ले कुछ, तो रैंडम सैम्पलिंग इज जस्ट लाइक दैट। अब कोई कमेटी सिस्टम के बारे में जानता हो कुछ हो तो क्या करते हैं, पर्ची डाली, पर्ची डाल के पर्ची निकाल ली। अब पर्ची 10% की पर्ची डली है, 100% की डली है, तो उन 100 में से सबका इक्वल चांस है, किसी का भी नाम निकल सकता है ना, उन वो पर्ची किसी के भी नाम की उठ सकती है 100 में से। वहां तो मैं क्या थोड़ी देख के चीज़ें थोड़ी करूंगी, तो प्रेफरेंस तो अपने हिसाब से तो चूज़ नहीं कर सकती। तो इस टाइप की जो सैम्पलिंग होती है, इस टाइप से जो सैम्पलिंग सेलेक्ट की जाती है उसे हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ये प्योरेस्ट फॉर्म है, यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं सबका इक्वल और नोन चांस होता है, और ये तब हम यूज़ कर सकते हैं जब होमोजीनियस पॉपुलेशन है। लाइक जब कमेटी की बात कर रहे हैं तो सारे कमेटी के मेंबर हैं और जिसकी भी पर्ची उठेगी उसकी कमेटी निकलनी है या कुछ उसको लकी ड्रॉ मिलना है या समथिंग, तो वो होमोजीनियस थे उस टाइम पे, तो तभी आप कर सकते हो। लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हों तब ये जो मेथड है ये उतना फिट इन नहीं बैठ सकता। क्लियर, क्योंकि एक का निकल जाएगा तो बाकी लोगों के साथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वहां पे इनजस्टिस हो जाएगी। तो ये केस होता है। बाकी आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक नाम से समझ में आ रहा है एक सिस्टम, एक सही तरीके का ढंग,
सही तरीके के ढंग में क्या होता है, हम पूरी जो भी जितने भी लोगों को आपको स्टडी करना है, आप उनको पहले सीक्वेंस में लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास के मार्क्स के बारे में स्टडी करना, तो उस क्लास में थे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 60 स्टूडेंट। मैंने क्या कहा, पहले टेस्ट का रिकॉर्ड किस तरीके से आ रखा था मेरे पास, टेस्ट का रिकॉर्ड ना जो बच्चे सीक्वेंस में जैसे बैठे हुए थे ना, उस फॉर्म में नंबर लिख दिए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैं उसको रोल नंबर वाइज अरेंज करूंगी। मैं एक स्टूडेंट से बोलूंगी कि इसको रोल नंबर वाइज जो है वो अरेंज कर दो, और रोल नंबर वाइज अरेंज करके वो लिस्ट बना के मुझे दे दो। अब वो रोल नंबर वाइज जो लिस्ट बन गई, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से लिस्ट तैयार हो गई। अब उस लिस्ट में से मैंने हर 4 के मल्टीपल को, या 4th नंबर पे जो स्टूडेंट लिखे हैं 5 के मल्टीपल के स्टूडेंट को मैंने कहा कि आप मेरे पास एक एक करके आ जाइए और आप अपने टेस्ट जो है वो मुझे शो करिए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले पूरी पॉपुलेशन को एक सिस्टम में अरेंज करा, फिर उस सिस्टम में से मैंने किसी भी nth आइटम, चाहे 4th हो, 5th हो, 2 का मल्टीपल हो, कुछ भी हो सकता है, वो nth आइटम को मैंने वहाँ पे एज अ सैम्पल सेलेक्ट कर लिया। तो इसीलिए इस मेथड को nth मतलब n कोई भी टर्म है, 4, 5, 7, 8 कोई भी टर्म है, तो n कोई भी टर्म है n, इसलिए इसको nth नेम सिलेक्शन भी बोला जाता है। सिंपल सा मतलब है, लिस्ट बनाई जाती है और हर nth एलिमेंट को हम चूज कर सकते हैं सिस्टमेटिकली। फिर आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड में वर्ड है स्ट्रैटा। स्ट्रैटा मतलब होता है ग्रुप। हम करते क्या है, सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों का बना लेते हैं ग्रुप। लाइक देखो, अगर डिवीजन है तो हमने मेल फीमेल के बेसिस पे बना लिया, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड के बेसिस पे बना लिया, ग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड के बेसिस पे बना लिया। हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बेसिस पे हम ग्रुप बना सकते हैं, या ब्लॉक वाइज बना लिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सेक्शन वाइज बना लिया, स्कूल की बात कर रहे हो तो ABCD। तो हम सेम कैरेक्टरिस्टिक मतलब सेम चीज़ से बिलोंग करने वाले लोगों का क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, उस ग्रुप सब ग्रुप को स्ट्रैटा बोला जाता है। अब उस स्ट्रैटा में से आपने स्ट्रैटा ग्रुप बना लिए, अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो ABCDE, ये मैंने 5 ग्रुप बनाए। ठीक है, ये मैंने क्या करे, 5 ग्रुप फ्रेम कर लिए अलग अलग। यहाँ पे मैंने अलग अलग कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, या फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया जिन स्टूडेंट के ग्रेड के बेसिस पे ले लो, जिन स्टूडेंट का A ग्रेड आया, जिनका B ग्रेड आया, C आया, D आया, E आया, सबकी अलग अलग कैटेगरी और ग्रुप बना दी। ठीक है, अब इस ग्रुप के बेसिस पे फिर जो मैं फर्दर सैंपल लूंगी, मैं हर ग्रुप में से कुछ कुछ आइटम को, कुछ कुछ स्टूडेंट को एज अ सैंपल अपनी स्टडी के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी। तो ये कौन सा कंसेप्ट कहलाता है, ये कहलाता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसी में नेक्स्ट आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, देखो अब ये तब यूज करते हैं मेथड, होता ये भी काइंड ऑफ थोड़ा सा स्ट्रैटा टाइप का ही है इसमें चीज, बट डिफरेंस क्या है, जब जो पॉपुलेशन होती है ना वो अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में फैली होती है, मतलब एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं तो मैंने ABCDE वाले को अलग अलग स्ट्रैटा बना दिया, नहीं, लोग अलग अलग जगह फैले हुए हैं। यहाँ पे नहीं पता आपको कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, आप पूरी जो पॉपुलेशन है उसको अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड कर लो। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लस्टर। और फिर कोई सा भी क्लस्टर को एज अ रैंडम सेलेक्ट कर लो, मतलब अलग अलग क्लस्टर बना लिए। अब इस क्लस्टर को फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं इस क्लस्टर की स्टडी करूंगी और इसके बेसिस पे अपना रिजल्ट जो है वो फ्रेम करूंगी। यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज डिस्पर्स्ड अक्रॉस अ वाइड ज्योग्राफिकल रीजन। ये डिवाइड करता है पॉपुलेशन को क्लस्टर में, और आप कोई भी क्लस्टर को रैंडमली सेलेक्ट करते हो, ऐसे सोच समझ के कुछ प्लान नहीं कर रहे, रैंडमली कोई भी क्लस्टर, जैसे वो नहीं करते अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके आउट कर रहे हो आप, ये सब चीज़ें क्या थी, ये एक रैंडम वे ऑफ डूइंग था ना। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, इस तरीके से आप कर रहे हो। तो स्टडी ऑफ ट्राइबल ग्रुप दैट इज डिस्पर्स, मतलब एक ट्राइबल ग्रुप की स्टडी करना जो डिस्पर्स है। अब ट्राइबल ग्रुप जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही एरिया में हो, एक ट्राइब के लोग किसी फॉर एग्जाम्पल मान लो नॉर्थ ईस्ट में भी रह रहे हैं, वो झारखंड में भी है, वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह के बेसिस पे अलग अलग क्लस्टर बना लिया, और उस क्लस्टर में से किसी भी क्लस्टर को चूज करके हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ये सारे थे कैसे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में हर आइटम का इक्वल चांस था ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में सारे मेंबर का इक्वल चांस नहीं होता, और जब सबका इक्वल चांस नहीं है तो डेटा जो होता है वो बायस हो सकता है, भेदभाव के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है वो है पर्पजिव या जजमेंटल सैम्पलिंग। देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे जितने भी डेटा कलेक्शन होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द रिसर्चर। मतलब मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मेरी थिंकिंग, मेरे पर्सपेक्टिव, मेरे डिसीजन पे ये चीज़ें मैटर करेंगी। तो जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा, और जब मेरा थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम तभी कह रहे हैं ना कि बायसनेस हो सकती है।
तो यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर सेलेक्ट करता है जो भी सैंपल को अपनी जजमेंट के बेसिस पे, वो टारगेट करता है किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को और उसके बेसिस पे वो क्या करता है, आगे सैम्पलिंग करता है और उसकी स्टडी करता है। वो ये मान के चलता है कि जो उसने सैंपल सेलेक्ट करा है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो सिंपल सी बात है, जो हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं ना, हम ये सोच के करते हैं कि हम प्रॉपर ओवरऑल रिपोर्ट जो है वो फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है, वो चीज़ जो है वो सबसे बिलोंग करेगी। अब नहीं करती कई बार तो ये सैम्पलिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है कि ज़रूरी नहीं है हमने जैसे क्लास में आके रैंडमली मैंने 2 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, उन 2 से इन्फॉर्मेशन ले ली। अब ज़रूरी तो नहीं है ना जो उन 2 का थॉट प्रोसेस है वही पूरी क्लास का थॉट प्रोसेस हो या वही रिजल्ट ऑन एन एवरेज क्लास में चलेगा। तो डिफरेंस मतलब प्रॉब्लम भी आ सकती है यहाँ पे, ये थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम में भी जाएंगी चीज़ें। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ हम तब करते हैं जब आप मेंबर को ना लोकेट नहीं कर पाते हो, मतलब एक वही फिक्स प्लेस नहीं है, एक जगह नहीं है, किसी कोई एरिया नहीं है वहाँ पे कि हम इन मेंबर्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जैसे होमलेस इंडिविजुअल हो गए, माइग्रेंट वर्कर वगैरह हो गए, इनको लोकेट करना जो है वो उतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे आप कुछ लोगों को बेस लेके, जैसे जितने लोग आपके नोन है, कुछ लोग किनको लूंगी, जो लोग मेरे नोन हैं या जो लोग मेरे कांटेक्ट में आ गए, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली और उनके बेसिस पे अपने पास डेटा कलेक्ट करा। फर्दर और लोग मिल गए तो और लोगों से कलेक्ट कर लिया, वरना इन्हीं के बेसिस पे मैं जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही हूँ जब तक मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। और इसी वजह से ये जो मेथड होता है वो थोड़ा सा हमें क्या पड़ता है, डिफिकल्ट भी पड़ता है। ये कौन सा मेथड है? स्नोबॉल सैम्पलिंग। जितने लोग मिले, फॉर एग्जाम्पल कुछ माइग्रेंट लेबर मिले, उनसे इन्फॉर्मेशन ली, कलेक्ट करा, उनके बारे में जाना, लिख लिया। अभी आगे रिपोर्ट पूरी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि आई वांट टू एक्सप्लोर मोर थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, मुझे और डेटा इकट्ठा करना है। तो कुछ और लोग मिलेंगे, कांटेक्ट में आएंगे। ऐसा नहीं है घर पे बैठी हूँ और सोच रही हूँ अपने आप घर मिलने आ जाए, कोशिश की जाती है मिलने की। आप कोशिश करोगे कि आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आओ और उनसे बातें करो और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है रिसर्च को लेके, डेटा कलेक्ट आपको करना है, आप उनसे कर पाओ। क्लियर? फिर उसके बाद आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा में भी वही चीज़ है। कोटा में क्या होता है, आप फिक्स कर देते हो कि आपको कितने लोगों पे किस तरीके से जो है वो स्टडी करनी है। अगेन ये कोटा सैम्पलिंग भी किस पे डिपेंड करेगी? रिसर्चर पे। और जब कोई चीज़ रिसर्चर पे डिपेंड कर रही है तो वो बायस हो सकती है। अब हम बात करते हैं फायदे और नुकसान की। देखो वीडियो बड़ी हो रही है आई नो, बट पूरा डिटेल में टॉपिक कर रहे हैं। अब अलग से सैम्पलिंग उसके टाइप्स पूछे तो, सैम्पलिंग के फायदे नुकसान पूछे तो, पूरी वीडियो में कवर कर लिया है। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 20 नंबर के लिए आई थिंक 20 मिनट इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। फायदे क्या है? मनी टाइम एफर्ट बचेगा, देख लिया। डेटा एक्यूरेसी वाला होता है, ऐसा भी नहीं है हवा में तीर चला दी कि डेटा एक्यूरेट ही नहीं होता। तो यहाँ पे डेटा एक्यूरेट होता है, अगर हम सैम्पलिंग के बेसिस पे भी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं तो डेटा जो है वो एक्यूरेट होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। उसके बाद जो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इंस्टेड ऑफ अनलिमिटेड बेस, मतलब डेटा जो होता है हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। बेस इतना सारा है, मतलब पॉपुलेशन जो है यूनिवर्स में इतने सारे लोग हैं, आप सबके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, पता नहीं कब खत्म कर पाओगे, तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल तो नहीं होगी। बट सैम्पलिंग के केस में अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है। ज़्यादा यूजफुल रहता है ये सैम्पलिंग जब होमोजीनियस आइटम होती हैं। स्मॉल पॉपुलेशन में यूजफुल होता है, डेटा जल्दी कलेक्ट कर पाओगे जब कम लोग हैं तो, और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी यहाँ पे जो भी मिलती है वो रिलायबल होती है, भरोसे के लायक है। अब कमियाँ क्या हैं? फायदे तो देख लिए बट कुछ कमियाँ भी हैं इसके साथ। क्या कमियाँ हैं? आपने जो कंक्लूजन डिराइव किया, मैंने बोला ना 2 बच्चों से आपने जो कंक्लूजन डिराइव किया, ज़रूरी नहीं है वो हर टाइम हर स्टूडेंट के लिए हर तरीके से सेम रहेगा। तो कंक्लूजन डिराइव फ्रॉम वन में नॉट बी, क्या है, वन में नॉट बी कंपेरेबल विद अनदर सेट ऑफ यूनिट। अब अगर प्रॉपरली ये सब काम नहीं करते, सैम्पल चूज करना भी इतना इजी टास्क नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, सोच समझ के करना पड़ता है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव हो सारी चीज़ें, तो इतना इजी टास्क नहीं होता ये। लेकिन वहीं अगर इसमें गड़बड़ कर दी, केयर नहीं ली प्रॉपरली, तो जो कंक्लूजन है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। ये सूटेबल नहीं है जब लार्ज पॉपुलेशन हो या हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन में बहुत अलग अलग लोग हों। सैम्पलिंग इनएक्यूरेसी भी बहुत बार हो जाती है इसमें, जिस वजह से हमें सैम्पलिंग एरर देखने पड़ते हैं। और यहाँ पे चांसेस ऑफ बायसनेस, मतलब हमने देखा कि किस तरीके से जब रिसर्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी वाले केस में, तो वहाँ पे बायसनेस यानी भेदभाव भी हो सकता है। तो जब भेदभाव होगा तो उस केस में वो ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करेगा। तो एक हद तक तो हम कह रहे हैं एक्यूरेट हो भी सकता है, बट येस कुछ कमियाँ हैं जिस बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक्यूरेट नहीं रहता। तो ये हमने पूरा डिटेल में सैम्पलिंग ख़त्म कर लिया, एक बहुत बड़ा टॉपिक जो है वो कंप्लीट करा है। बाकी अभी ये वीडियो आपको रात में मिल गई है, नोट्स इसके मिल जाएंगे मॉर्निंग में आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो मैं कल मॉर्निंग में ही अपलोड करूँगी। ओके,
सो दिस इज़ ऑल फॉर ऑल अबाउट द सैम्पलिंग। बाकी हम लोग कल मॉर्निंग में करते हैं।